समाजवादी पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार ये लोग इन पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जारी है। और इन लोगों का कहना है, पॉलिटिकल पार्टियों का कहना है कि अगर सरकार सजग होती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना हो पाती। लेकिन हाथरस की इस घटना को लेकर कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है। आप देखिए तो देर रात जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटी के शव को ऐसे ही जला दिया गया बिना उनकी परमिशन लिए, बिना उनको बताए। तो अपने आप में ये गंभीर आरोप लगा है। साथ ही साथ इस मामले को लेकर सरकार की तरफ से एसआईटी गठित की गई है कि इस पूरे मामले का सच सामने आ पाए, चूंकि इस पूरे मामले में राजनीति भी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है। जो विरोधी दल हैं वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने जो हमारे संवाददाता हैं हाथरस के अभिषेक माथुर, वो लगातार पिछले 2 दिनों से वो हाथरस में है, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग वहां से कर रहे हैं और वो बताएंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है। परिजनों से उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ कुछ मृतक बेटी थी उसके परिजन भी कुछ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दे रहे हैं, हाथरस से दे रहे हैं, चंपा थाना क्षेत्र जो वहां की ये घटना है, क्या सच्चाई है जो तमाम बातें निकल कर सामने आ रही? यहां तक कि सोशल मीडिया पे आप देखिए, सोशल मीडिया में ये तक लिखा गया कि जो पीड़ित लड़की थी, जो पीड़ित बच्ची थी, उसके शव को जब दफनाया गया, उसके शव को जब जलाया गया तो वहां पर पेट्रोल भी डाला गया। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पे तमाम तरीके से वायरल हो रही हैं। और इस पूरे मामले में ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, वहां आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कहना है? अभिषेक, नहीं आ रही है, एक बात निकल करके आ रही है सोशल मीडिया पर, वो एक तरह से अफवाह है, लेकिन हमारी प्रशासन तो वो अंतिम संस्कार किया गया लड़की का। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, परिवार वालों जो उनका कहना है, परिवार वालों का क्या बोले, सत्य बात है ये, आप पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि अफवाह है। अच्छा, जो हमारे साथ परिवार के लोग हैं वो कह रहे हैं, उनका कहना यही है कि जो है ये बिल्कुल सत्य बात है और पेट्रोल डाल करके जलाया गया है। ये परिवार के लोग हैं मेरे साथ, मैं उनसे बात करूंगा। जो लड़की के भाई हैं वो लगातार हमारे साथ बने हुए। हाँ, हमसे बात कराइए, ये बेहद महत्वपूर्ण है और बेहद एक तरह से बड़ी जानकारी है कि अगर परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उस बच्ची के शव पर पेट्रोल डाला गया, तो अपने आप में ये गंभीर आरोप है। क्योंकि वहां का जो लोकल प्रशासन है उसने इस बात से भी इंकार किया है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। लेकिन परिजन क्या कहते हैं? अभिषेक, आप उनसे बात करिए और बताइए, ये पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर उस बच्ची के साथ, उस बच्ची के शव के साथ क्या किया गया। बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो हम लोगों ने देखा। अभिषेक, मेरे साथ लड़की के भाई हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा। क्या कहना है आपका? क्या लड़की के शव को जो है प्रशासन द्वारा पेट्रोल डाल करके जलाया गया था? जी हाँ। तो कैसे, क्या आरोप है आपका? मतलब हमने बोला था कि सुबह मॉर्निंग में अंतिम संस्कार करेंगे, मगर पुलिस वाले यही बोल रहे थे कि रात को मतलब 2 बजे अभी सब कुछ कर दो। काफी समझाया हमने कि सब आ जाएंगे, हमारे पूरे रीति रिवाज से उनके अंतिम संस्कार करेंगे। उन्होंने मतलब एक भी नहीं सुनी हमारी और जबरदस्ती ले गए वहाँ पे और कुछ जला के चले आए। नहीं, जो बात सामने आ रही है कि पेट्रोल डाल करके जलाया गया, तो क्या एक बार फिर से मैं फिर से एक बार सुनना चाहता हूं। जो पीड़ित के भाई हैं सुधीर, ये जो बोल रहे हैं ये बेहद बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रशासन का जो कहना है वो बिल्कुल अलग है। अगर घर का कोई परिजन ये आरोप लगा रहा है और सगा भाई अगर ये कह रहा है कि जो उसकी बहन थी और उसकी बहन के शव को पेट्रोल डालकर उसको जलाया गया और इसको लेकर बाकायदे पुलिस ने दबाव बनाया, तो कहीं ना कहीं अपने आप में पूरे प्रशासन पे और पूरे प्रशासन पे नहीं, पूरी सरकार पे सवाल खड़ा होता है। सही बात है। जिस तरह से 14 सितंबर, सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ लड़की के एक बार फिर से अभिषेक बात करिए। जी, क्या घटना हुई थी, क्या रात को हुआ था, किस तरह से जो है शव को जलाया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा? जो वो बॉडी है वहाँ से दिल्ली से 12 बजे से पोस्टमार्टम होने के बाद ही निकाल दी गई थी और हमें दिल्ली में गुमराह किया जा रहा था कि मतलब बॉडी अभी भी दिल्ली के अंदर है। जब मैं मोर्चरी में गया, पूछा मैंने बॉडी कहाँ है दीदी की, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के द्वारा पता लगा कि मतलब बॉडी दिल्ली के अंदर है। तो मालूम पड़ा, कोई बोलता था कि यमुना एक्सप्रेसवे पे है, नोएडा क्रॉस कर चुकी है, मगर 4 बजे की समथिंग यहाँ बॉडी आ चुकी थी पहले से ही। हम वहीं पे थे तब तक।
हमें पता ही नहीं था कि बॉडी है कहाँ का। एक्चुअली हमने देखा ही नहीं है उन्हें अभी तक, सुबह से लेके कल सुबह से लेके जब से उनका डेथ हुई तब से हमने देखा ही नहीं अभी तक उन्हें कि उनकी बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है, हमें नहीं पता किसे जलाया किसे नहीं। अभिषेक तो इस पूरे मामले में आप? ये भी बात करिए सुधीर से, क्योंकि वो इस समय वो उनके क्या हाल होंगे, कैसे हालात होंगे, कैसे वो बोल रहे होंगे, ये हम सब लोग समझ रहे हैं। अगर किसी की सगी बहन के साथ ये होता है, किसी बहन के साथ ये होता है, तो जाहिर सी बात है भाई की मनोस्थिति क्या होगी ये हम सब जानते हैं। लेकिन अभिषेक, जो और भी तमाम बातें आ रही हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स आई है, एक तरह से ये भी बताने की कोशिश हुई है कि उस बच्ची के साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, इस तरह की मारपीट की घटना थी, लेकिन ये गैंग रेप और रेप की बातें कहीं ना कहीं अफवाह के रूप में उड़ाई जा रही हैं, इसमें विपक्षियों की साजिश है, ये सब भी बातें आ रही हैं। जो पीड़ित परिवार है उसका क्या कहना है, सुधीर का क्या कहना है इस मामले में? क्या ये ऐसी कोई घटना, क्या वो मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था या फिर सच में हुआ था और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए पुलिस जैसे कि पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी पहले दिन से ही करा रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो पेट्रोल डाल करके जलाने की बात परिवार के लोग कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि जो पुलिस ने अंतिम संस्कार किया है वो रात को 2 बजे करीब किया गया और आनंद फानंद में अंतिम संस्कार किया गया। अभी जो हमारी पीड़ित के भाई हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उनका कहना ये था कि हमारी जो मांग थी वो यही थी कि लड़की को घर लाया जाए और उसके शव को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुबह में अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन इनका कहना यह है, इनका आरोप है कि जो है पेट्रोल डाल करके शव को जलाया गया और पुलिस प्रशासन द्वारा ये बहुत ही गलत किया गया। ऐसे में उन्हें न्याय की उम्मीद कहीं से जो है नजर नहीं आ रही है। इससे अभिषेक, इससे निर्मम क्या हो सकता है, इससे क्रूर बात क्या हो सकती है कि जिस तरह से जो बातें घर के लोग बता रहे हैं, परिजन बता रहे हैं, जो सगे संबंधी उनके बता रहे हैं कि उस बच्ची के शव के साथ ये किया गया है, इस तरह से उसकी डेड बॉडी को जलाया गया है पेट्रोल डालकर। जबकि आप सही कह रहे हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से अगर उनके परिजन कह रहे थे कि सुबह इस बॉडी का अंतिम संस्कार, इस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो आखिर इतनी जल्दी पुलिस को क्या थी? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं, ये तमाम बातें ऐसी हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने झकझोर दिया और खास तौर पे इस पूरे मामले में आप देखिए तो जिस तरह से जो पुलिस का रोल निकल कर सामने आया है, ये भी अपने आप में शर्मनाक है। अपने आप में ये कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, या तो उनको गुमराह कर रहे हैं या तो उनमें सरकार का या मुख्यमंत्री का किसी भी तरह का डर नहीं है उनके अंदर। अगर डर होता तो इतनी बड़ी घटना के बाद, जो घटना पूरे देश के सामने आ चुकी है, जिस घटना को लेकर जो लोग हैं, देश के लोग हैं, वो सड़कों पर हैं, और उस बेटी के शव के साथ अगर इस तरह से निर्ममता पूर्वक अगर पेट्रोल डालकर उसकी बॉडी को जलाया जाता है, तो अपने आप में बेहद क्रूरता है, बेहद क्रूर व्यवहार कहा जाएगा। डेड बॉडी के साथ शायद ही कोई इस तरह का क्रूर व्यवहार करता हो। अगर पुलिस विभाग, अगर इसमें कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की जो बात आ रही है, पुलिस के जो लोग हैं, अगर उन्होंने इसके लिए दबाव डाला है और ऐसा कुछ हुआ है, तो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। और ये हम सब के लिए एक तरह से सोचने की बात है और हम सब के लिए एक तरह से डूब मरने की बात है कि आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम किस समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक, और चूंकि आप सुबह से ही इस पूरी घटना पे लगे हुए हैं, लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी वहां पे आप नोटिस कर रहे होंगे, आसपास के जो लोग हैं उनसे भी आपने बातचीत की होगी। क्या कुछ निकल कर आपकी लोगों की बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आया? इस पूरी घटना को हम चाहते हैं, चूंकि आप ग्राउंड पर हैं, एक बार बताएं कि ये पूरी घटना कैसे हुई और अब लोगों के मन में क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग किस तरह की बात कर रहे हैं गाँव के लोग। अभिषेक, देखिए राजवीर जी, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से देश में, पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और उबाल है इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा से कम नहीं होना चाहिए, आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो है पूरे देश के लोगों की मांग है और यही परिवार वालों की मांग है और यही गाँव के लोगों की मांग है। मैं आपको सबसे बड़ी बात अब तक का इसमें अपडेट दे दूं, इसमें जानकारी दे दूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलीगढ़ के हाथरस के जो जिलाधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, हाथरस के जिलाधिकारी हैं, वो जो है लड़की के पिताजी को लेकर के गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभिषेक आई है, बिल्कुल ये खबर आई है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने परिजनों से मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन परिजनों ने मना कर दिया कि उस पूरे मामले में वो किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते। हमारे साथ और मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ताहिरा हसन जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह के मुद्दों को वो बहुत मुखर होकर अपनी बात रखती हैं। ताहिरा जी, जिस तरह से अभी देखिए ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही थी, खुद जो
मृतक बहन थी, उसके भाई ने जो बताया है अपने आप में दिल दहला देने वाली बात है। अब ये एक तरह से क्रूरता की हद कहिए कि जिस तरह से आरोप लगाया कि जो उसकी बहन का शव था, पुलिस ने एक तो गुमराह किया, शासन प्रशासन द्वारा बताया नहीं गया और उस डेड बॉडी में बाकायदे पेट्रोल डालकर उसको जला दिया गया। तो ये कैसा समाज है, ये क्या कुछ हो रहा है, ये कैसी पुलिस व्यवस्था है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं ताहिरा जी? नहीं, बहुत ही दुखद है। मैं तो बहुत आज दुखी हूँ। होता है उसका स्क्वाड डैमेज किया जाता है। और लड़की अब हमारे बीच में नहीं है, उत्तर प्रदेश की बिटिया हमारे बीच में नहीं है। उसके बाद वो माँ जिसे 9 महीने अपने पेट में रखा, अपना खून पिलाया, अगर वो एक बार देखना चाहती है या उसका राइट है कि अंतिम संस्कार करे वो बच्ची का, तो ये अधिकार उसको क्यों नहीं दिया गया? अरे बात तो अगर इतनी करनी है तो उस पर करिए ना कि आपने जो लूप होल्स है उनपे बात करिए। ये अधिकार तो कम से कम दीजिए उसको। मेडिकल नहीं हुआ उसका, मेडिकल तो पहले हो जाना चाहिए। रेप की धारा बाद में लगने का क्या सवाल था? जब माँ के अकॉर्डिंग बच्ची को जब उसने देखा, पाया पड़ा, तो वो ब्लीड कर रही थी, वो नेकेड थी, इसने अपना पल्लू उस पर डाला। ताहिरा जी, एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उस मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट कैसी है, कहाँ से वो आई और उसकी सच्चाई क्या है, ये भी एक जांच का विषय है। अच्छा, अनीता अग्रवाल जी हैं। अनीता अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस डिबेट में शामिल हुई, क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कहीं ना कहीं इस तरह के मुद्दों पर बोलने से बच रहे हैं। आप देखिए तो जिस तरह से जो जानकारी अभी हमारे रिपोर्टर दे रहे थे, ग्राउंड से दे रहे थे, परिजनों से जो बात की उन्होंने, ये अपने आप में बेहद शर्मनाक है। ये सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं शर्मनाक है। शर्मनाक इसलिए है कि ठीक है कि आप लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बेहद बढ़िया काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? आप लोगों की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या अधिकारियों से पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी है क्या? अगर नहीं खो चुकी होती तो इस तरह की क्रूरता ना की जाती। एक तो गैंगरेप बच्ची के साथ होता है, उसके बाद उसकी डेथ होती है, किस तरह से उसको मारा पीटा जाता है, गला दबाने पे जबान कटने की बात सामने आती है, और फिर जब डेड बॉडी आती है तो उसको पेट्रोल डालकर उसकी डेड बॉडी जलाई जाती है। ये अपने आप में इससे भयानक क्या हो सकता है नीता जी? देखिए राजवीर जी, आप सबसे पहले बात के जो स्टार्टिंग के 14 तारीख को लड़की की माँ के जो बयान आए थे, जब ये लड़की दोनों लोग खेत में जा रहे थे तो उनके बयान आए थे कि हम लोग खेत में जा रहे थे, हमारी संदीप नाम का लड़का है जो कि हमारे परिवार में 16-17 साल से उसमें रंजिश चल रही है, आपस में पुरानी रंजिश है, और वो संदीप ने इसका गला दबाने की कोशिश की, इसको मारने की कोशिश की, और एफआईआर भी भाई ने यही लिखाई है कि उसको मारने की कोशिश की गई, गला दबाने की कोशिश। उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी कि हाँ रेप हुआ है या मतलब गैंग रेप हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। खाली जो एफआईआर लिखाई वो ये लिखाई गई। फिर जब लड़की पहले सुन लीजिए ना बॉडी आप देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। पहले सुन लीजिए राजवीर जी, सुन लीजिए। राजवीर पूरी बात एफआईआर लिखी जाती है, क्या कुछ होता है ये हम सब लोग जानते हैं, और जब तक मामला बढ़ता नहीं है, जब तक मामला बड़े स्तर पे नहीं आ जाता है तो बहुत सारी चीजें हैं टाल दी जाती हैं। ठीक है, हम आपकी बात से इस बात से भी सहमत हैं। चलिए ठीक है कि इस समय लड़की के परिजनों की तरफ से एफआईआर दी गई, तो आखिर फिर मजिस्ट्रेट की जांच में ये बात आई निकल कर सामने ना? नहीं, इसके बाद लड़की का बयान हुआ, लड़की के बयान माँ का रिकॉर्डेड बयान है, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए गए उस बयान में क्या है? भैया पहले सुन लीजिए बात आप पूरी। अगर अभी आप बोल रहे थे, हम आराम से सुन रहे थे, अब हम बोल रहे हैं, आप भी सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। नहीं आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए जी, हम सब लोग सुन रहे हैं आपको, पूरा देश सुन रहा है आपको। देखिए लड़की के बयान के बाद चारों अपराधी पकड़े गए, उनको 24 घंटे के अंदर पकड़ के उनको जेल भेजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिखा जो लड़की का बयान था उस लड़की के बयान के तहत किया गया। लेकिन ये राजनीति जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती उनके साथ उनका अच्छा अनीता जी कोई बात नहीं, आप मेरी एक बात बताइए, ये बात तो सामने आ रही है कि वो लोग गाँव के दबंग थे, जिन लोगों ने इस तरह का कृत्य किया वो गांव के दबंग थे। ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है तो ये बात सत्य क्यों नहीं हो सकती कि अगर कोई भी गांव का दबंग व्यक्ति है तो उसकी मां को डरा धमका कर बयान नहीं दिलवा सकता है? या इससे पहले ये हुआ नहीं है?
नहीं, आप बताइए क्या इसके पहले ये नहीं हुआ है क्या? तमाम ऐसी घटनाएं होती हैं, जो पीड़ित है अगर कमजोर है तो उसके बयान बदलवा दिए जाते हैं, डरा धमका कर उसके बयान बदलवा दिए जाते हैं, या उसको वो कहने से रोका जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। राजवीर जी बिल्कुल सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि अधिकारी जो मौके पर अधिकारी गए उन्होंने क्या किया। सवाल इस बात का है कि उस जिले का कप्तान क्या कर रहा था। सवाल इस बात का है कि वहाँ का सीओ, वहाँ का एसएचओ क्या कर रहा था। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। हम भी इसमें सबके साथ है कि ऐसे अपराधियों को, आरोपी फांसी होनी चाहिए जिन्होंने इस महिला के साथ ऐसा किया है। हम भी इसमें साथ रहेंगे। ये गलत है कि हम अपराधियों को संरक्षण देंगे या उनका दबाव बनाएंगे, चाहे जितने मर्जी। अच्छा नेहा, चलिए अनीता जी आते हैं। नेहा जुड़ी है समाजवादी पार्टी से। गलत है नेहा, लगातार आप इस तरह के मामलों में तमाम सवाल उठाती रहती हैं और पूरी पार्टी आपकी सड़कों पर है। खासतौर पे महिला विंग तो लगातार न केवल कैंडल मार्च बल्कि तमाम प्रदर्शन हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुख्यमंत्री चौराहे पे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विरोध स्वरूप पुतला फूका। लेकिन ये जो घटना हुई है नेहा, चूंकि आप एक लड़की हैं इसलिए ये सवाल आपसे है कि एक लड़की है, एक लड़की का दर्द, एक महिला का दर्द आप समझ सकती हैं। आखिर इस तरह की जो घटना हुई और जिस तरह से नृशंस चीजें सामने आ रही हैं, वैसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो सब चीजें भी, चाहे वो आप देखिए तो जो मृतक बहन थी उसकी डेड बॉडी को अभी परिजनों ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उसकी डेड बॉडी को कैसे पेट्रोल डालकर जलाया गया। तो आपको क्या लगता है इस पूरी घटना को लेकर जो सरकार का रुख है, सरकार का रुख क्या स्पष्ट है, साफ है, और सरकार इसमें ईमानदारी से काम कर रही है इस घटना को लेकर? नेहा सुन पा रहे हैं जी? हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी नेहा जी बताइए आप। राजवीर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल नेहा बोलिए, आप, आपकी आवाज आ रही है। अनीता चलिए नेहा जी के फोन में कुछ तकनीकी समस्या हो सकती, बाद में जुड़ेंगे। ताहिरा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा भारतीय जनता पार्टी का था, बहुत जोर शोर से उठा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बेहतर किया भी, लेकिन अब जिस तरह से जो आप सिर्फ ये मामला सिर्फ ताहिरा जी इसको सिर्फ आप हाथरस की घटना से जोड़ के मत देखिए। आप देखिए तो पिछले 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में ऐसे और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। इस घटनाओं ने तूल पकड़ा। इसके पीछे एक राजनीतिक वजह है, उनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है विपक्षी दलों का कि चुनाव करीब है, अब सड़कों पर दिखना है, सड़कों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी, एक राजनीतिक मामला हो गया। लेकिन जो महिला अपराध जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, मैं बता रहा हूं आपको, चाहे लखीमपुर खीरी की बात कर लीजिए, गोरखपुर की बात करिए, शाहजहांपुर की बात करिए, प्रतापगढ़ की बात करिए, ये तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। और उन सब में जिस तरह से ये नृशंस, एक तरह से नृशंस हत्या कही जाएगी हाथरस की उस बेटी के साथ जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है कि ये होना चाहिए था और सरकार का इसमें फेल्योर है या सरकार बेहतर काम कर रही है? जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं वो तरजीह नहीं दी। तमाम बातें हैं ताहिरा जी, अगर समय से हो सकता है दिल्ली में उस बच्ची का इलाज होता तो वो बच्ची बच सकती थी। ताहिरा जी बिल्कुल, देखिए इसको मैं पॉलिटिसाइज करने की बात ही नहीं है। यहाँ हम सब महिला हैं और किसी भी पार्टी की महिलाएं लीडर हों, उनको पार्टी लाइन से उठ के बात करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो महिलाओं का है और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और देखिए कि जिस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं महिलाओं के प्रति, जिस तरह की सेक्सुअल वायलेंस बढ़ा है बराबर, अभी आपने भी लखीमपुर, कल गोरखपुर, उन्नाव, सभी प्रतापगढ़, तमाम जगह पे, और उसके बाद हाथरस को तो बिल्कुल निर्भया की तरह का ये कांड, हीडियस क्राइम है, तो बराबर बढ़ता जा रहा है। जबकि निर्भया के बाद एक मेरा मानना है कि मजबूत कानून आया था हमारे हाथ में। उस मजबूत कानून में देखिए जो यहाँ पे हम लोग पोस्ट देख रहे हैं उसका जिक्र जस्टिस वर्मा कमेटी में हुआ था और कानून में उसका सबका प्रावधान आ गया कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, पुलिस को सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, और थाना इंचार्ज FIR नहीं दर्ज करता है तो उसके खिलाफ भी है बिल्कुल कॉमन बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप थाने पे किसी, तो अगर आप सच है कि अगर समाज में कमजोर वर्ग से हैं, समाज में आपकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, आप थाने जाते हैं शिकायत लेकर, तो थानों में क्या कुछ होता है। यहाँ बैठकर, लखनऊ और दिल्ली में बैठकर भले ही नेता अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति क्या है ये हम सब लोगों को पता नहीं है। सबसे पहला सवाल आपसे है, क्योंकि आप आवाज आ रही है आपको, नेहा आपको आवाज आ रही मेरी?
राजवीर जी, हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे का भी किया था कि सीसीटीवी कैमरा और हमारी महिलाओं के साथ जो अभद्रता होती है, जो एफआईआर दर्ज कराने जाती है, वो भी सामने आए। एफआईआर दर्ज कराना ही एक मार्जिनलाइज क्लास की महिला के लिए बहुत अहम मसला होता है। और यहाँ पे जो इतनी हीनियस क्राइम हुआ है, बिल्कुल ये सच है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आखिर ऐसी व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई, ये भी, इसका भी जवाब जो है सरकार को देना चाहिए। अनीता जी, जो लगातार जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से सवाल इसलिए है, भारतीय जनता पार्टी की आप नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं आप, क्योंकि आप देखिए तो सरकार में आने के पहले जिस तरह से महिला अपराध को लेकर, महिला शोषण को लेकर या प्रदेश में कहीं भी कोई घटना होती थी तो किस तरह से जो तमाम पूरी पार्टी के लोग हैं, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग सड़कों पे होती थी। इतनी बड़ी घटना हो गई है, इतना कुछ घटा है, जो सब कुछ हुआ है, एक तरह से आप देखिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक नृशंस हत्या है, नृशंस हत्या की गई है। और उस हत्या के बाद भी शासन प्रशासन का रवैया क्या रहा है, ये भी थोड़ी देर पहले ही जो मृतक बहन थी, उसके भाई जो थे सुधीर, वो बता रहे थे कि किस तरह से पूरे परिवार को गुमराह किया गया और कैसे डेड बॉडी को जो है जलाया गया और किस तरह से बाकायदे पेट्रोल डालकर उस डेड बॉडी को जलाया गया। आप बताइए कि आपको लगता नहीं कि इस मामले को लेकर खुद आप लोगों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए? संज्ञान ऐसा नहीं कि आपने हमसे बोल दिया, बात खत्म हो गई। यहां तक कि इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ही महिला विंग एक बार मुख्यमंत्री से जाकर मिले और ये कहे, शिकायत करे कि हम लोगों ने जो हम लोगों की जब सरकार बनी थी वो किस आधार पे बनी थी, किस तरह से हम लोगों ने बलात्कार और महिला अपराध पर लगातार मुखर होते रहे, और आखिर अब क्या हो रहा है? अनीता जी देखिए राजवीर जी, आप जो कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं भी इस चीज के लिए बिल्कुल साथ खड़ी हैं कि इन दोषियों को इनको फांसी होनी चाहिए और महिला को न्याय मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये जो आप कह रहे हैं अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, ये पेट्रोल डाल के किया गया प्रशासन ने किया, ये गलत है, ये पूरा गलत है। क्योंकि यहाँ पे प्रशासन ने, मैं नहीं कह रहा हूँ अनीता जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले आपने देखा जो भी कह रहा है उसका मैं बता रही हूँ, मृतक बहन थी, इसका पूरा प्रमाण है कि इनके परिवार वालों ने, वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, घर परिवार परिजन ये बात कह रहे हैं, उनके घर परिवार, चाचा दादा बाबा सब उनके घर के परिवार के लोग वहाँ थे। आप प्रशासन की बात मानेंगे या परिजन की बात मानेंगी? अगर आप प्रशासन की बात नहीं हम बता रहे हैं, ये बात तो परिजन उठा रहा है। उनके परिजन के लोगों की सहमति से, डॉक्टर की राय से, परिजनों की सहमति से परिवारजनों ने उनका दाह संस्कार किया है। ये बिल्कुल सर्वदा गलत है। आप और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो भी राजनीति कर रहा है गलत राजनीति कर रहा है। आप इस डिबेट में थी थोड़ी देर पहले, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला पेट्रोल डाल के किया गया या हमने नहीं किया। उसके भाई है, पूरा परिवार इस समय किस मना स्थिति में होगा, वो बाकायदे आकर लाइव ये बोल के गए हैं, लाइव ये उन्होंने बताया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, कोई रिपोर्टर हमारा नहीं कह रहा, ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। आप परिजन ने ये नहीं कहा कि पेट्रोल डाल के, आपके यहाँ से पूछा जा रहा है, बताओ पेट्रोल डाल के, उसने नहीं बोला, उसने ये नहीं कहा कि हमने नहीं किया। नहीं ऐसा बाबा ने, उनके ये गलत बात है। ये संस्कार मौजूद से किया है। बस वो ये है कि मेरी बात पूरे अभी उन्होंने जो कहा इस पूरे चैनल पे उसकी क्लिप है अनीता जी, हम दोबारा आपको सुनवाएंगे। काफी समय हो चुका है, डेथ एक दिन पहले की हो गई है, इसका तुरंत दाह संस्कार होना चाहिए। बस पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिए था, इसलिए दाह संस्कार किया गया। जहाँ तक हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं कि रात में नहीं हो सकता, आपको मैं बता दूं, चाहे अयोध्या हो चाहे आपका बनारस हो, 24 घंटे होता है, 24 घंटे दाह संस्कार होते हैं। हिंदू ही धर्म के ऐसा नहीं है। प्रयागराज से नेहा जुड़ी हुई है। नेहा, जो कुछ भी हो रहा है पूरे प्रयागराज में भी तमाम जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो भी सड़कों पर हैं, तमाम समाजवादी पार्टी के तमाम जो छात्र सभा के लोग हैं वो भी लगातार कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये प्रदर्शन हो रहा है, चलिए ठीक है, अगर किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके समर्थन में अगर विपक्षी दल आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये प्रदर्शन अब इस समय ज्यादा ही समाजवादी पार्टी का दिख रहा है। इसके पहले भी तमाम बलात्कार की घटनाएं हुई, तमाम ऐसी वारदातें हुई, तमाम हत्याएं हुई, तब समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल कहीं सड़कों पर नहीं दिखता था। तो इसको हम राजनीति न समझे तो क्या समझे? नेहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो लखीमपुर की घटना रही हो, चाहे वो शाहजहांपुर के चिन्मयानंद जी का कांड रहा हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर का कांड रहा हो, हर मामले पे समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी की महिला विंग सड़कों पे न्याय मांगने को निकली है। अभी हाल ही में
इलाहाबाद में प्रयागराज के जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं, उनके बेटे श्याम प्रकाश द्विवेदी बलात्कार के आरोपी हैं, लेकिन खुलेआम खुले घूम रहे हैं। कल को उस बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो उसका आखिर जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में हर 15 मिनट पे एक बलात्कार की घटना सामने आ रही है और उन सभी घटनाओं को लेकर के हम सजग हैं, उन सभी घटनाओं के लिए हम न्याय मांग रहे हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि मैं अनीता जी को सच में ऐसा हो जाता है कि 24 घंटे भी दाह संस्कार होता है। मैं अनीता जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी बेटी होती, अगर आपकी बेटी ये होती तो क्या आप भी अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखना चाहती? क्या आप अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं मांगती? आप कैसी बात करें, आप महिला हैं, आपको तो अपने पूरे महिला मोर्चा के साथ अपने ही मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहिए था। आप यहाँ बैठ करके उल्टा डिपेंड कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। सवाल बिल्कुल वाजिब है, ये सवाल मैंने उठाया था अनीता जी। नया जी आपको इस्तीफा, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देने चाहिए। और मैं तो कह रही हूँ एसआईटी क्या होती है, एसआईटी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दबाव में काम करेगी, सीबीआई का गठन करना चाहिए था। एसआईटी मुख्यमंत्री के दबाव में काम करेगी, अब तो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। अरे उनका शव जो था इस तरह से हो चुका था, डॉक्टर की राय से हुआ है। आपको शायद ये अराजक तत्व, शरारती तत्व जो इसको गलत है। वहाँ के एसएसपी जो पहली सर में घटना को आप समझ लीजिए। आज हम आपको यही पे कह अनीता जी आप सुनिए, कोई बात नहीं, बताइए, कोई बात नहीं, आप सुनिए। सरकार दूसरी दल की सरकार रहती है तो अगर इस तरह के मुद्दे आते हैं तो उसको थोड़ा सा शांति बरतना चाहिए। वो चेहरा नहीं देख लेगी, बेटी वापस नहीं आ जाएगी आपके टीवी पे बोल देने से। अनीता जी इस सरकार में मैं बता रहा हूं आपसे कि मेरे पास ऐसी 10 शिकायतें रखी हैं। ताहिरा जी, मैं आपसे भी ये बात कह रहा हूं कि 10 ऐसे शिकायती पत्र मेरे पास अभी रखे हैं जिसपे मैं कल डिबेट भी करूंगा। मैं ये बता रहा हूं आपसे कि तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस में तमाम महिला कर्मी हैं, उनके साथ शोषण की तमाम शिकायतें आ रही हैं, तमाम बातें आती हैं, तमाम विधायकों ने पत्र लिखे हैं, तमाम महिला कांस्टेबलों ने आके यहाँ डीजीपी के यहाँ शिकायत की है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। ये पुलिस विभाग में ये है। तो अगर पुलिस विभाग की महिला ही आप देखिए कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो रही हैं, शोषित उनका शोषण किया जा रहा है उनके अधिकारियों द्वारा, तो ये वही पुलिस है जो इस तरह की घटनाओं पर जाती है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यही होगा कि हाथरस जैसी घटनाएं दूसरे जिलों में भी देखने को मिलेंगी। ताहिरा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसीलिए पुलिस रिफॉर्म देखिए, मैं फिर उसको रिपीट कर रही हूँ कि निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी जब गठित हुई थी तो उसमें तमाम महिला संगठनों ने, विमेन एक्टिविस्ट ने, पूरे भारत के अपने इनपुट दिया था, पूरे देश की एक्टिविस्ट ने। उसके बाद ये जाके कंप्लीट कानून बना था जिसमें रिफॉर्म सेंसिटाइजेशन की बात इसीलिए आई थी। लेकिन क्यों नहीं अभी तक कराया गया? राजवीर जी 3000 करोड़ तो निर्भया फंड है जिसको इस्तेमाल करना था महिलाओं पे बढ़ती हुई सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए। और उस 3000 करोड़ के निर्भया फंड का क्या फायदा जब पूरे देश में निर्भया जैसी इतनी वारदातें सामने आ रही हैं? हम खड़े होकर बात करते हैं, फिर वो खत्म हो जाती है, दूसरी वारदात महिलाओं के साथ होती है। आखिर कब इस पे लगाम लगेगी? जो भी पार्टी पावर में होगी हम उससे ही एड ऑन लेंगे। ये बड़ा सब ये बहुत बड़ी बात है अनीता जी, बिल्कुल सही बात है। ये जिम्मेदारी तो सरकार को उठानी चाहिए ना। निर्भया फंड में अगर 3000 करोड़ रुपया है, उसका क्या किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है? पुलिस रिफॉर्म में पैसा क्यों नहीं लगाया जा रहा है? पूरे देश अगर ये सब होगा तो यही होगा कि देश भर में इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी आपकी भी बनती है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की है। बिल्कुल सरकार की है, यही मैं कह रही, जो भी पावर में होगी सरकार पार्टी उसकी जिम्मेदारी है कि निर्भया फंड का इस्तेमाल करे, महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा को रोका जाए और उसको रोकने के लिए सभी कदम उठाए। तेरा जी
सुन लीजिए, आप ये कह रही अनीता हैं जी। निर्भया कांड के बाद बड़े अच्छे कानून आए, हम भी मानते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जो कानून बनाया विपक्ष ने पूरी तरीके से उसको मान्य किया। लेकिन उसमें आपको याद होगा कि विशाखा गाइडलाइन भी आई थी, जिसमें कहा गया था हर ऑफिस में, हर सरकारी उसमें जो भी है या प्राइवेट में, सब में विशाखा गाइडलाइन की बनेगी। लेकिन वो सरकार को नहीं बनानी थी, सरकार को नहीं बनानी थी, वहाँ के ऑफिस लोगों को। लेकिन वो सामाजिक जागरूकता की कमी के कारण वो नहीं बनी। निर्भया कांड के फंड का क्या फायदा कि उस बेटी का इलाज के लिए दिल्ली नहीं ले जा सके हम लोग, सरकार उसका इलाज दिल्ली में नहीं करवा सकी। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती उसको रखा गया सिर्फ इसलिए कि जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तब उसको ले जाके सफदरजंग में एडमिट कराया गया, जिसके दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो जाती है, कुछ ही घंटे में उसकी डेथ हो जाती है। नहीं, उसको हॉस्पिटल में तुरंत कराया गया था, ऐसा नहीं है। उसको दिल्ली भी भेजा गया, उसकी पूरी तरह से उसको चाह रहे थे कि वो ठीक रहे। लड़की को कोई नहीं चाहता था कि 14 तारीख अनीता जी 14 तारीख को घटना हुई है, 14 तारीख को घटना हुई है, 28 तारीख को उस बच्ची को ले जाया जाता है दिल्ली इलाज के लिए। आप कहाँ की बात कर रही है, कैसी बात कर रही है? अगर इलाज के लिए हो सकता है कि पहले उसे अगर बेहतर इलाज मिलता, उसका भी इलाज अगर वेदांता या एम्स में होता तो शायद आज वो बच जाती हॉस्पिटल में थी। राजवीर जी, पहले वो वहाँ के हॉस्पिटल में थी, दिल्ली तो उसको बाद में ले जाया गया है, हम भी मान रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं कि उसको हॉस्पिटल ही नहीं ले गया गया, उसको हॉस्पिटल में दिखाया गया। जब ज्यादा तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने कहा ठीक है उसको दिल्ली ले जाते, दिल्ली शिफ्ट किया गया, दिल्ली शिफ्ट किया गया। और दिल्ली में वो लड़की को पूरी बचाने की कोशिश की गई, ऐसा नहीं है कि उस बच्ची का इलाज हॉस्पिटल में नहीं भर्ती कराया गया। फिर आप कहने का ये मतलब है कि अगर समय से अच्छे हॉस्पिटल में, अलीगढ़ से दिल्ली कोई बहुत दूर भी नहीं है, अगर दूर हो तब भी कोई बात नहीं है। जवाब के पास ऐसे कामों के लिए बाकायदा इतना बड़ा फंड है, व्यवस्थाएं हैं और सरकार संवेदनशील है, तो सरकार की पहली जिम्मेदारी ये बनती थी कि सरकार उसका बेहतर से बेहतर इलाज कराए, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे से अच्छे अस्पतालों में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या कहा राजीव जी, जो भी दिक्कत होती है पहले लोग पास के प्राथमिक उपचार कराते हैं, उसके बाद उसको दिल्ली लेके गए ना, जब नहीं हो पाया। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही हुआ। देखिए कोई भी हो, आज अगर पहले पास के हॉस्पिटल में जाते हैं, पास के हॉस्पिटल में जाते हैं, अलीगढ़ कह रहे हैं कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, नहीं कोई बात बलात्कार की बात नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से तमाम केवल उसमें पूरे मामले में मुद्दा लेकर सामने आई है लगा रही है कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, कांग्रेस के लोग उनको सरकार पे भरोसा करना चाहिए, सरकार की जो नई व्यवस्था है उस पर भरोसा करना चाहिए। तो आखिर आपको क्यों ऐसा, आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं है? जब सरकार आपसे कमिटमेंट कर रही है कि अगर उस बच्ची के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, तो आखिर क्या वजह है कि फिर भी आप लोग सड़कों पर हैं और लगातार इस तरह का विरोध जता रहे हैं, सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रहे हैं? नेहा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सर कि अभी मैंने देखा कि अनीता जी पूरी तरह से हर गलत चीज को डिफेंड कर रही हैं। पीड़िता के पक्ष में बात पहले नहीं कर रहे हैं, इतनी ज्यादा हालत गंभीर थी कि उसी समय उसको तत्काल रूप से दिल्ली भेज देना चाहिए था। लेकिन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा कि अलीगढ़ के हॉस्पिटल से जो रिपोर्ट आई है उसमें हर चीज में ये कहा गया है, उस रिपोर्ट में ये दिखाया गया है कि जिस तरह से उसके साथ ये घटना इतनी विवश घटना हुई नहीं है, हर चीज के आगे नो लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ के अस्पताल से लेकर के, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी पूरी बात सुन, आपके लोग ही, आप ही के नेता कहते हैं लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, आप ही के लोग बलात्कारी को मंत्री बना देते हैं, आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे करते हैं, हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मंत्री बलात्कारी निकला है, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा अगर कुछ ऐसा बयान दिया कहीं बलात्कारियों के सामने खड़े नजर आए तो आज वो सत्ता से बाहर है। ये कौन सा तर्क होता है भाई कि उन्होंने कहा, फलानी पार्टी ने कहा, इसलिए हम ये इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरी माँ की उम्र की है और आपको तो हमें सुरक्षा देनी चाहिए।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा रहे हैं मामला, आपके भारतीय जनता पार्टी के विधायक जेल में बंद करा दिया है। आज हम अपराधियों को देती है, पूरी आगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री को न्याय आरोपी मिले, रह चुके बलात्कार के और उन्हें सरकार नहीं दे रही। अच्छा हम ताहिरा जी, लड़कियों की ताहिरा जी, पूरे मामले में आप देखिए प्रधानमंत्री महिला ने सुरक्षा मोदी ने की, बाकायदे बेटी इस बचाओ पूरे बेटी मामले पढ़ाओ का की आप बात संज्ञान करती लिया हैं। है। हालांकि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है, बिल्कुल सच बात है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस पूरी घटना को ही आप बताइए तो जिस तरह से शुरुआती दौर से देखिए तो इस घटना को लड़ाई झगड़ा बताकर, पहले शुरुआत में ये चीज़ें होती है कि आपस में आपसी झगड़ा है, आपसी झगड़े के बाद ये घटना घटती है, उसके बाद तमाम बातें, तमाम पहलू निकलकर नए नए सामने आते हैं कि उस बच्ची के साथ बिल्कुल हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। और अब खुद इस पूरे मामले का संज्ञान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, इसको लेकर बाकायदे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर है, इसमें तमाम जो ऐसे कुछ पहलू हैं, ऐसे तथ्य हैं जिसको जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल प्रशासन है, वो तमाम बातें छिपा रहा है या उसको उस वक्त उसने वो उचित कार्रवाई नहीं की जो करनी चाहिए थी। अगर शायद लोकल प्रशासन उस समय एक्टिव होता तो ये बातें इतनी आगे न जा पाती। हो सकता है इस घटना के बाद भी वो बच्ची जिंदा रहती, जैसे मैंने बताया कि अगर वो हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल सही समय पे पहुंच जाती। ठीक है, अच्छा हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन आप देखिए तो इलाज के लिए लोग तमाम उत्तर प्रदेश में जब लोगों की ज्यादा तबीयत सीरियस होती है या और पूरे देश में कहीं लोग ज्यादा तबीयत खराब होती है तो वो एम्स या मेदांता ले जाए जाते हैं। तो आखिर इस बच्ची के साथ क्यों नहीं? तमाम ऐसी बातें हैं। बिल्कुल अनिता जी सुनिए, देखिए कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी इसमें, क्योंकि महिलाओं की बात है तो वुमेन एक्टिविस्ट, उसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मेरा कहना है बहुत दुखद रहा पूरा इंसिडेंट जो है, के साथ क्राइम हुआ उसके, मैं फिर बार बार कह रही हूँ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थी। उसकी माँ ने जो कहा, जो फील्ड में उसको पाया उसने, तो उसने कहा कि हाफ डेड, अधमरी सी थी, ब्लीड कर रही थी, नेकेड थी, उस पर उसने अपना आंचल डाला। तो आप सोचिए, वहीं से पता चल गया, पुलिस इतनी तो होती है, उसको पता चल गया, इतना तो पता चला कि बलात्कार हुआ। अब समूह हुआ उससे मुंह से बोला तब पता चला होगा, लेकिन इतना तो पता चला। मेडिकल कराइए, एडमिट किया, मामला होता है। और ये बच्ची ने बयान दिया, आप देखिए सोशल मीडिया पे किस तरह से तमाम के बयान है वो भी वायरल हो रहे हैं। जब वो पहले तमाम लोगों ने उससे बातचीत की, वीडियो रिकॉर्डिंग की, वीडियो रिकॉर्डिंग की बड़ा आधार है। तो कहना कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे लगता है ये बेईमानी है, ये ठीक बात नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को उत्तर प्रदेश कीमत है। बात को समझिए, ना काम करे तो हम बोल पाएंगे। अनीता जी जो मैंने बात पहले कही थी आपसे, ठीक है, आप इस पूरे मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग मुख्यमंत्री से मिलकर इस बात के लिए, बच्ची के न्याय के लिए कुछ अलग बात करेगा क्या? फिर एक बार मुलाकात करने जाएगा मुख्यमंत्री से, इस बात की मांग रखेगा, इस बात की मांग करेगा? अनीता जी, भारतीय जनता पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है, आप लोग क्यों ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? एक नई परिपाटी शुरू होगी, ये एक बेहतर प्रयास होगा, एक बेहतर कदम है। आप जो भारतीय जनता पार्टी की जो भी महिला नेत्री हैं, बड़ी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो सब मिलके जाए मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर, इस बात की शिकायत करें। सारी महिलाएं पार्टी उस परिवार के साथ है, ऐसा नहीं महिला के साथ है, हम भी उस महिला के साथ है, हम भी चाहते हैं उसके साथ न्याय हो, लेकिन कुछ गलत अफवाहें जो उड़ रही हैं उसको हम रोकना चाहते हैं। जैसे कहा जाता है उसकी जीभ काट दी गई, अब जीभ काट दी होती तो अपना बयान कैसे देती? उसका बयान भी है, लड़की का बयान भी मेरे पास है जो अपने मुंह से बोल रही है। और जब मुंह से बोल रही, कुछ सत्य पे भी तो जाइए ना, कि खाली अफवाह पे नहीं जाएंगे हम। उसको स्ट्रैंगुलेट किया तो उसके दांत में उसकी गंध आ गई थी, जवान के बयान इतने जोर से वो हुआ तभी तो उसकी हड्डियां टूट गई थी। सत्यता पे तो ये मतलब है उसका। ये बताइए अनीता जी, हर मामले में आप विपक्ष से जोड़ के क्यों, आप अपने डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट आई है उस पर भी बात करिए ना, उस पर बात करिए कि डॉक्टर ने क्या कहा है।
नहीं, डॉक्टर ने तो सीधे सीधे ये कहा है कि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल जो रिपोर्ट आई थी, जो मेडिकल जांच हुई थी, उसमें ऐसी कोई पुष्टि नहीं पाई गई है। उसकी कोई ये नहीं बताया गया कि ऐसी जीभ कटी है या उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। ये सब गलत शरारती तत्वों द्वारा अफवाह है। ये डॉक्टर मेडिकल की रिपोर्ट में आया है, मेडिकल रिपोर्ट ये अलीगढ़ के अस्पताल की है, उसके उस पे भी कार्रवाई होगी, क्योंकि गलत अफवाहें नहीं फैलानी। हमारे साथ हमारे दिल्ली से संवाददाता रवि जुड़े हैं। उनके पास भी तमाम सवाल हैं, चूंकि वो भी इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट वो रखे हुए हैं। रवि, इस पूरे मामले ने जिस तरह से पूरे समाज को झकझोर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जो सरकार के तमाम वायदे थे, जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती थी, वो सब तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खड़े होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है वो सरकार के लिए कितनी शर्मनाक होनी चाहिए? शर्मनाक इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम जो तथ्य आए हैं निकलकर, तमाम जो मामले अभी भी निकलकर सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करते हैं। रवि, बिल्कुल, बीते दशकों में ऐसी घटना शायद ही कभी हुई हो। आपको तो अच्छा खासा अनुभव है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, उत्तर प्रदेश में खबरों का, लेकिन ऐसी खबर जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए, ऐसी खबर जिसके बाद जुबान कुछ बोलने को तैयार ना हो, और जब सत्ता की शीर्ष पर बैठे नेताओं से लेकर आला अधिकारियों तक सवाल पूछते हैं तो जवाब की जगह क्या होता है, ये सोशल मीडिया पर तैर रही वीडियो से समझा जा सकता है। इस समझने वाली ये बात है कि पुलिस ने अपनी कायरता को छिपाने के लिए, पुलिस ने अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए आधी रात को हिंदू रीति रिवाज को दरकिनार कर, तमाम परंपराओं को दरकिनार कर, न केवल एक बिटिया का शव जला दिया, बल्कि उन तमाम अरमानों को भी जला दिया जिस अरमानों को मां ने पाला था। देखिए, समझने वाली बात है, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शाम होने के बाद किसी भी शव को नहीं जलाया जा सकता, इसे जला दिया गया। दूसरी बात, एक अधिकारी वहां यह कहते हुए सुनाई दिए कि गलती आपकी भी है। मतलब जिसने अपनी बेटी खोई, जिसने अपना पूरा परिवार उजड़वा लिया, उसकी गलती है। और इन सबसे इतर महत्वपूर्ण सवाल विपक्ष से भी है, जो आज सड़कों पर उतरकर राजनीति कर रहा है। क्या इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचे? क्या उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट बंद हो गया, जिसमें अगर विपक्ष जाकर अगर कोई पीआईएल डाल करे तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या मानवाधिकार के पास विपक्ष के एक प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाना चाहिए, या केवल सड़कों पर उतरकर हो हल्ला काटने से ही कार्रवाई होगी? देखिए, सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों से, नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन विपक्ष की भूमिका है कि कौन से मुद्दे वो प्रमुखता से उठा सकता है, जिससे वो लोगों के बीच, लोगों के दिल में, लोगों के बीच जा पाए, अपनी जगह बना पाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि, आपका धन्यवाद। ताहिरा जी, आपका धन्यवाद। नेहा, आपका धन्यवाद। अनीता जी, आप जुड़ी ऐसे मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत कम ऐसे मुद्दों पे आते हैं बोलने, आपका विशेष धन्यवाद। लेकिन जो सवाल है वो लगातार ये सवाल बना हुआ है कि हम लगातार महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं, और ये दावा करते हैं, सरकारें ये दावा करती हैं कि जहां पर भी महिला अपराध होगा उसके साथ इतनी कड़ी सजा मिलेगी, ऐसी व्यवस्था होगी, वैसी व्यवस्था होगी। लेकिन इसकी एक सच्चाई ये भी है, वो देखिए कि जैसे मैंने अभी कहा डिबेट में कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के पास कानून व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन इसी पूरे विभाग में जो इसकी तमाम शोषित महिलाएं हैं जो आवाज उठा रही हैं, उनकी आवाज भी शासन तक नहीं पहुंच पा रही है, शासन के कानों तक नहीं उनकी गूंज पहुंच पा रही है। और इस गूंज को भी हम पहुंचाएंगे और कल इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में किस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा है। नमस्कार।